नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी एक बड़े मुद्दे के साथ। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसे AIMPLV के नाम से जाना जाता है, और इस पूरे बोर्ड के द्वारा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करने की बात की गई। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध के बाद आज 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन, और इसमें धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी के सदस्य, अल्पसंख्यक समुदायों के नेता, दलित, आदिवासी और OBC वर्ग के नेता भी शामिल होंगे। AIMPLV के इस प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो सरकार को बिल वापस लेने के लिए दबाव बनाना है। उन्होंने बीजेपी के सहयोगी पार्टियों से भी बिल का समर्थन न करने की भी अपील की है, और इसके साथ ही संगठन ने देश भर के राज्यों में जनसभाएं, धरने और मानव श्रृंखलाएं बनाने की योजना को भी तूल देने का काम किया। तो AIMPLV को लेकर सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट और पारदर्शिता लाना है। वहीं AIMPLV और विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। इसी बीच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पूरे बिल पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान पेश करना चाहती है, लेकिन फिलहाल 4 अप्रैल तक संसद भवन में सांसदों के लिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये बड़ी खबर है, जो कि ब्रीफिंग आज यानी कि बुधवार को रद्द कर दी गई है। पहले यह ब्रीफिंग सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के अंतराल में संसद भवन के समन्वय हॉल में होने वाली थी। यह बैठक लोकसभा सचिवालय की ओर से कोई भी बिल सदन में जब पेश करना होता है तो इससे पहले सांसदों के लिए आयोजित की जाती है, ताकि जो सांसद हैं उनको इस बिल के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। इस पूरी बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी जुड़े हुए अधिकारी आने वाले थे, जिन्होंने बिल की रूपरेखा को तैयार किया है। और अब जिस तरह से मंगलवार रात को अचानक यह ब्रीफिंग कैंसिल की गई है, उससे लगने लगा है कि अब शायद मौजूदा बजट सत्र में यह बिल ही पेश न किया जाए। सवाल बहुत हैं, जवाब का इंतजार है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को पेश किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक स्पष्ट नहीं आया है। वैसे भी बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो 4 अप्रैल तक ही है। पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह फैसला लिया गया था कि इस शनिवार को हाउस चलेगा, और अब यह भी रद्द हो गया है। इस बजट सत्र में क्या पेश नहीं हो पाएगा वक्फ संशोधन, एक बड़ा सवाल बना है, क्योंकि सवालों के कटघरे में यह पूरा लॉ है, और इसको लेकर के जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी आवाज को पूरे देश भर में बुलंद कर रहा है, मुस्लिम समुदाय अन्य सहयोगी दलों का सहारा लेते हुए एक बड़ा आंदोलन छेड़कर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और बिहार में तो इस तरह की तस्वीरें भी अब आम हो गई हैं। हालांकि कुछ ही महीनों के बाद 5 से 6 महीनों के अंतराल में बिहार में चुनाव है। एक दिशा अगर देखें तो दिल्ली के बाद बिहार के चुनाव, और ऐसे में वक्फ बिल का एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, जो कि देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन कर सकता है। इस नजर से भी इसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी इसको लेकर हमलावर हैं। ऊपर से आने वाले 6 से 7 महीनों में बिहार में चुनाव है, और जो बात कही जा रही है इस बजट सत्र में क्या पेश नहीं हो पाएगा वक्फ संशोधन, क्यों रद्द की गई है ब्रीफिंग, ये सबसे बड़ी अब तक की जानकारी के लिए पूरे देश को इंतजार है। वक्फ संशोधन बिल पर रद्द हुई ब्रीफिंग पर संसद भवन में सांसदों के लिए वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई यह खबर थी। हालांकि जिस तरह बैठक लोकसभा सचिवालय में होती है, बिल सदन में पेश करने से पहले सांसदों को आयोजित किया जाता है, उन्हें इसकी जानकारी हो, इसके लिए बैठक में तमाम सांसदों को आमंत्रित किया जाता है, जहां हर एक सांसद को बुलाने का यानी आमंत्रित करने का न्योता दिया गया था। इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय से जुड़े अधिकारी आने वाले थे, जिन्होंने बिल की रूपरेखा को तैयार किया है। अब जिस तरह से मंगलवार रात को अचानक से ब्रीफिंग कैंसिल हुई है, उससे यही लगने लगा है कि अब शायद मौजूदा बजट सत्र में यह बिल ही पेश न किया जाए। हालांकि वक्फ संशोधन बिल को पेश किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं है, और 4 अप्रैल दूसरा चरण है। तो अब ऐसे में
ये सवालों के कटघरे में बहुत सारी चीजें आने लगी हैं और पूरे देश भर में वक्फ बिल का मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम समुदायों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब इस पूरे विरोध में विपक्षी पार्टियां भी लामबंद होती नजर आ रही हैं। तो वहीं बिहार में अगर देखा जाए आज के इस प्रदर्शन में, तो लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए आमंत्रित न्योता दिया गया था। उन्हें भी इस समर्थन में सहयोग के लिए मुस्लिम समुदाय के द्वारा कहा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव की उपस्थिति हालांकि इस प्रदर्शन में देखी गई है। अब यह प्रदर्शन में तेजस्वी यादव की उपस्थिति अब दो आंकड़े यहां सामने ला सकती है। सवाल पहला कि तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उस बिल को वापस करने के खिलाफ में एक तरफ मुस्लिम समुदाय धर्म को अपने सुरक्षित निगरानी और आपका हक मानते हुए आगे बढ़ा है, तो क्या इसी सोच और इसी विचारधारा के साथ ये राजनीतिक बड़े चेहरे जो प्रदर्शन में देखे गए हैं, क्या उनका भी यही मकसद है, या फिर इस पूरे मामले, इस पूरे मुद्दे में सत्ता पक्ष पार्टी के लिए विपक्ष को एक मौका मिल गया है? तो ऐसे अलग अलग अब तेवर आ रहे हैं सामने और सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे बिल को संसद में पेश करना था और ये सरकार के हाथ में होता है, लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर अन्य और सामाजिक संगठनों के द्वारा, और जिस तरह से पूरे देश भर में देशव्यापी पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये राजनीति को एक अलग दिशा दे सकता है ये इस बिल के माध्यम से, क्योंकि जिस तरह से पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और खुली चुनौती यह भी दी गई है कि वक्फ बिल पर सवाल है, बिहार में सियासी उबाल है। हालांकि सस्पेंस कई महीनों से है, जब से वक्फ बिल को लेकर, संशोधन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तब से अब तक की स्थितियां वही देखी जा रही हैं। ये कोई सियासत नहीं हो रही है। हम तो बुनियादी बात ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल लाए गया है वो कम्युनल इंटेंशन से लाया गया है। वो बिल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करता है। आपने देखा और सुना और जाना कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अलग अलग पूरे देश भर में राज्य से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पैनल पर पंडित सुशील कुमार पाठक, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और उनके साथ में आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और इसके साथ मुफ्ती समून काशमी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी अतिथियों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे सवालों की श्रृंखला में सबसे पहले समून कासमी जी, आपका ही रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से एक प्रदर्शन देखा जा रहा है, प्रदर्शन की हालांकि सीमाएं होती हैं, लेकिन पूरे देश भर में ये देशव्यापी अब प्रदर्शन हो गया है, जो कि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम संगठनों के द्वारा इस पूरे बिल को वापस लेने की मांग सरकार से की जा रही है। और ये मामला अब सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा, बल्कि ये बिहार और आने वाले समय में आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। आखिर आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिर अगर इस बिल को पास कराया जाता है या सरकार ने अगर इस बारे में सोचा है, तो कहां गलतियां लग रही हैं और कहां ऐसी उम्मीदें लग रही हैं कि शायद जो सरकार फैसला लेने चाह रही है, ऐसे में मुस्लिम समाज को बड़ा ही हानि या फिर घाटे का सौदा हो सकता है। कासमी साहब, देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपनी बात को कहने का, एजिटेशन करने का ये मौलिक अधिकार है जो संविधान देता है आपको। मगर उसकी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को लांघना नहीं चाहिए। एक तो उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और ये हमारे देश की
खूबी है कि हम आलोचना, जो रचनात्मक आलोचनाएं होती हैं, उससे सरकार उसका जवाब देती है और पॉजिटिव जवाब देती है। और आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, हाँ, वो देश के नागरिकों को सामने रख करके ही किए जाते हैं। बिल्कुल। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं और उनकी सरकार के बारे में जो हमारे माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं अल्पसंख्यक मामलात के किरण रिजिजू जी, वो खुद एक माइनॉरिटी से ही आते हैं, और उन्हें मैं भली भांति जानता हूं कि वो कोई भी ऐसा कार्य या हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे जो किसी भी समुदाय के हित में ना हो। बिल्कुल, यही तो सवाल बना हुआ है कासमी साहब। सवाल तो यही बना है कि जब सरकार किसी भी तरह से कोई भी नियम को पारित करती है या लागू करने का काम करती है, तो इसके पीछे सरकार की पहले मंशा और विचारधारा यही होती है कि आम लोगों से इससे फायदा ही हो, उन्हें नुकसान ना हो। और शायद ये बिल भी इसीलिए जीता जागता उदाहरण है जिसमें मुस्लिम समुदायों के हित की बातें की जा रही हैं। फिर आखिर वजह क्या है जो पूरा घेराव किया जा रहा है, प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा रहा है, इसके पीछे की फिर वजह क्या हो रही है? हाँ, मैं बहुत बताना चाहता हूँ 30 सेकंड में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक लोकनायक हैं। वो एक साधारण घर से निकल करके आए हैं। संविधान ने ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग जिस तरह से जिन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खास तौर से 60 साल के अंदर वक्फ बोर्ड गठित, यानी 60 साल से चल रहा है, आजादी के बाद जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, तो उस वक्फ बोर्ड के गठन में कांग्रेस का 60 साल कार्यकाल है, जिसमें उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष बनाए, और बोर्ड अध्यक्ष को बनाने के बाद उन्हें पूरी छूट दी कि तुम इसका जो चाहे करो। आप ये देखिएगा कि उन चेयरमैनों की, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आज तक रहे हैं, उनकी अगर आय का, पहली आय और आज की आय का, उनके मुतवल्लियों का अगर आप अध्ययन कर लें और उनकी इंक्वायरी हो जाए, तो वो गरीब से अमीर हो गए। और जिन गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए ये वक्फ संपत्ति दान की गई थी, उसका मिसयूज हुआ, वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए। और जितने लोग ये, क्योंकि वो शक्तिशाली लोग हैं, उनके पास जराए हैं, वो उन तमाम जायदादों, यानी ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनके द्वारा वक्फ बिल को लेकर के विरोध किया जा रहा है। आपको एक मिनट, बस 5 सेकंड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन गरीबों के लिए ये दान की गई थी, उन गरीबों का कोई रोल नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी का मुतवल्ली नहीं है, और कोई भी गरीब व्यक्ति उन समुदायों से आने वाला कोई आज तक चेयरमैन नहीं हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग, ये जो तंजीमें आज मुसलमानों को जिस तरह से इन लोगों ने उन्हें भरमाया है कि ये आपकी वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे, मस्जिदों पे कब्जा कर लेंगे, कब्रिस्तानों पे कब्जा कर लेंगे, तो ये जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है, उसकी बिना पे मुसलमानों में बेचैनी हुई और इनकी भीड़ बढ़ी। उस भीड़ के बढ़ने का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है माइंड डाइवर्ट किया गया है, माइंड डाइवर्ट किया गया है। मैं आपके बजाय मैं अपनी बात पूरी कर दूं, ये मैं आपकी मंशा समझ गया। तो मेरा ये कहना है कि मैं उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ मदरसों की इंक्वायरी हुई, तो मदरसों, उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया कि मदरसे बंद किए जा रहे हैं। भाई, वो मदरसे बंद हो रहे हैं या उन्हें सील किया गया है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए, आप नियमित हो जाइए, अपनी आय का और अपने खर्च का, आमदनी का आप ब्यौरा दीजिए, आप कल आपकी सील खुल जाएगी। मगर अब यहाँ क्या है कि एक प्रोपेगेंडा है। तो इन लोगों के पास जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये अन्य तंजीमें हैं, ये बड़ी प्रॉपर्टियों के ऊपर इनके ऑफिस बने हुए हैं। ये उन तमाम वक्त की संपत्तियों पर ये जो मुतवल्ली है, तो अब आम मुसलमानों को इसीलिए इन्होंने एजुकेशन से दूर किया ताकि वो समझ ना पाए। अब जब उसके पास एजुकेशन ही नहीं है, उसे तो ये पता चल रहा है कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, तुम्हारा कब्रिस्तान खतरे में है। तो इसलिए मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि अमेंडमेंट तो पहले भी हुए हैं। आज जो अमेंडमेंट हो रहा है, जो सरकार कर रही है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना, ये सवाल उठाइए आप, मैं इससे मना नहीं करता हूं, मगर आप
आप कम्युनिटी को भरमाने का काम करेंगे तो ये संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की या अन्य जो विपक्षी दल है जिनके ऊपर ये दबाव बना रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये तो सरकार, हमेशा सरकार जो है एक अभिभावक की तरह होती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अभिभावक की तरह 140 करोड़ की बात करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि वो मुसलमानों को नुकसान देंगे और उनके कार्यकाल के अंदर किसी भी जगह कोई भी भेदभाव नहीं है। एक योजना के अंदर कोई भेदभाव बता दे तो अब इन्हें यह लग रहा है कि मुसलमान अब जब इनकी बातों को समझने के लिए वो इन्हें समझने के लिए आता है तो ये फिर भरमाते हैं। तो इसलिए आज का मुसलमान बहुत तेजी से जो वोट बैंक इन्होंने कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दलों का बनाया था, आज इनका वोट बैंक वो जब खिसकता हुआ नजर आया तो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी इन्हें उकसा रहे हैं, इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही बात आ रही है, वोट बैंक के बाद वही आ रही है। संविधान से सरकार चल रही है। एक मिनट, क्या संविधान से सरकार चल रही है? कोई भी काम असंवैधानिक नहीं होगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो अल्पसंख्यक मामलात के हैं, माननीय किरण रिजिजू जी, उनसे हमारी खुद वार्ता हुई, हमारे जगदम्बिका पाल जी से खुद वार्ता हुई। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इन तमाम जितने अब तक के चेयरमैन रहे हैं इनकी इंक्वायरी कराइए और इनसे कब्जा मुक्त कराइए ताकि गरीबों को उसका लाभ मिले। आम आदमी आपके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा। मेरा अनुभव है और ये अनुभव मैं मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष के यहां कर रहा हूं कि यहां क्या लोगों को भयभीत कर रखा था। आज मेरे पास में भी मदरसों के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बाइज्जत लोग हैं जो आए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यूसीसी हो या वक्फ संपत्तियों का मामला हो, किसी भी जगह सरकार की नीयत पर सवाल उठाना इनके अपने मफादात हैं। उन मफादात की बिना पे ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं मुसलमानों का आह्वान करना चाहता हूं कि आपको इन तमाम बारीकियों पर नजर रखनी चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहिए और इनके 60 साल के कार्यकाल को आप जरा बारीकी से देखिए कि इन्होंने आपके कल्याण का कौन सा काम किया है। चलिए, बिल्कुल मुफ्ती जी बहुत सहमत भी हो सकते हैं आपकी इन बातों से, जिस तरह से आपने बताया कि चुनिंदा वो ऐसे खास लोग हैं जिनके द्वारा इस धर्म के आड़ में उनको उनके एजुकेशन से पीछे करके आत्मघाती कदम उठाने की बात की जाती है, इस तरह के प्रदर्शन करने की बात की जाती है या फिर अपनी हक की लड़ाई किसी और के नजरिए से लड़ने की बात की जाती है। आपके पास लौटेंगे, पंडित सुशील कुमार पाठक जी का रुख कर लेते हैं। पंडित सुशील कुमार जी, जिस तरह से मुफ्ती समून कासमी जी ने कहा और आपने भी सुना, देश भर में देशव्यापी आंदोलन देखा जा रहा है, वक्फ बिल को वापसी की मांग की जा रही है मुस्लिम समुदाय के द्वारा, लेकिन कासमी साहब ने भी यही बयान दिया हुआ है, उनका भी यही कहना है कि सरकार की जो नियोजन होती है, सरकार की जो प्लानिंग होती है वो एक हितैषी योजनाओं से जुड़ी होती है। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंबरशिप में है, चाहे फिर वो लॉ वोट को लेकर के उसमें ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष हो या फिर उनकी कमेटी के मुख्य अधिकारी हो या फिर अन्य संगठन हो, वो ऐसी मोटी रकम को एकत्रित करके अपने पास रखते हैं और जब इस तरह की कंडीशन आती है तब मुस्लिम समुदाय के जो आम व्यक्ति हैं, जो आम नागरिक हैं, उनमें जहर घोलने का काम करते हैं और इस तरह के प्रदर्शन को न्योता देते हैं। क्या आप भी इस बात से सहमत हो सकते हैं? हुकुम जी, मुफ्ती साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही। देखिए, देश में कई बार कानून में संशोधन हुए और कानून संशोधन करने का संसद को पूरा अधिकार है। बिल्कुल, ये इस तरह के जो संगठन हैं ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, ये विदेशी लोग फंड देते हैं ताकि इस तरह के मोबाइल ये खतरा करे। देखिए, आप समझिए AIM का खुला चुनौती क्या हम शहीद बाग बना देंगे, ये शहीद बाग बनाने मतलब एक आतंकवादियों की तरह चुनौती देना। अरे आपका काम है, अगर किसी संसद ने कानून बनाया, कानून पालन कर रहे, अगर आपको उसकी चुनौती देना है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जाइए, उसका विरोध करिए और अगर न्यायपालिका को लगेगा तो निश्चित उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। अन्यथा इस तरह की चुनौती देना ये वही लोग करते हैं जिन्हें फंड मिलते हैं और उसी फंड से अभी मुफ्ती साहब ने जो बहुत अच्छी बात कही, जो अनपढ़ लोग हैं, जो ऐसे मुस्लिम समुदाय में लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें कुछ पैसा बांट दिया और कह दिया कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा। देखिए, कानून में संशोधन लाना ये सरकार
इसी सरकार का नहीं, हर सरकारों ने जरूरत पड़ने पर कानूनों में संशोधन लाए। इसी तरह से इसमें संशोधन जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा। अगर उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और जिन मदरसाओं में बोर्डों में कहीं न कहीं कमियां हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं है, तो उनमें अगर जांच हो रही है तो ये बोगस क्यों रहे हैं? ये बोगस इसलिए रहे कि वो अवैध है। ये आक्रांता लुटेरे आए थे जिन्होंने हमारी भारत की संपत्ति को लूटा और लूट कर ये इस तरह के बोर्ड के नाम कर दिया। तो अगर इसकी जांच हो जाएगी तो ऐसी जो अनैतिक जमीनें हैं वो भी सरकार के उनके आजाद हो जाएगी और सरकार उनमें अस्पताल, अच्छी अच्छी इमारतें बनाएगी, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनेगी जो देश के विकास में काम आएंगी। इस तरह के भी काम हो सकते हैं। आपको मालूम है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उसी समय भी इस तरह के लोगों ने बवाल किए थे और कुछ नहीं हुआ। देश की सरकार ने उस कानून को भी 370 को भी हटाया और देश को अमन शांति की तरफ भी ले गई। इसी तरह से इस समय भी जो लोक संशोधन बिल है वो आना चाहिए और पास होकर उसे पारित किया जाना चाहिए। यदि किसी को लगता है तो वो न्यायालय में जाकर अपनी बात करे, अन्यथा इस तरह से आतंकवादी धमकी देना बंद करे, वरना इनकी जगह जेल या जहां होनी चाहिए। बिल्कुल बात सटीक है। बिल्कुल सुशील कुमार जी आपकी बात से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि देश में हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए न्याय प्रक्रिया आपके साथ है। अगर आप उस प्रणाली से चलते हैं तो आपको कानूनी व्यवस्था के साथ में न्याय मिलने की उम्मीदें हैं। लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन देशव्यापी किया जा रहा है, शायद ये गैर उचित माना जा सकता है या इसके पीछे की कहानी राजनीतिक हो सकती है। इसका सवाल का जवाब आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य साहब जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी हाल में ही बातें की जा रही हैं कि न्याय पाने के लिए, न्याय की मुहिम के लिए आपको न्याय प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ना होगा, न कि इस तरह के विरोधाभास को तीव्र गति देने के लिए या भीड़ की एकजुटता को देशव्यापी आंदोलन या प्रदर्शन के रूप में देना। क्या वाकई में एक प्रतिक्रिया जिस तरह से वक्फ बिल की वापसी को लेकर के मुस्लिम समुदाय या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसका सही रास्ता विरोध प्रदर्शन है या इसके लिए आपको अगर अपनी बात रखनी है तो न्यायालय प्रक्रिया आपके साथ हो सकती है? देखिए, जो बिल संशोधन हो रहा है, अभी अभी कासमी साहब ने भी इसका समर्थन किया है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और मोदी जी की मंशा तो शुरू से सर्वे भवन्तु सुखना की रही है और संपूर्ण सनातन धर्म सबका कल्याण ही चाहता है और हम वसुधैव कुटुम्बकम, एक संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं। और मेरा कहना यह है इस बिल के ऊपर कि अभी तक इतने वर्षों से और इतनी बड़ी जमीन, वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है और हमारे मुस्लिम भाइयों को ये सोचना चाहिए कि एक भी कॉलोनी सरकार ने बना के नहीं दिया गरीब मुसलमानों को रहने के लिए। आज भी तमाम मुस्लिम जो है झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। उनको राशन पानी सरकार मुहैया कराया। और सरकार जब बिल संशोधन करेगी उसके बाद ये जो जमीन पड़ी है इस पे गरीब मुसलमानों को कॉलोनी बना के देगी। जो ये आंदोलन कर रहे, जो बातें कर रहे हैं, इनके प्रमुख लोगों को जाना चाहिए, सरकार से मुस्लिम नेताओं को मिलना चाहिए, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीडर को जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आप ये संशोधन कर रहे हैं तो इसमें आप गरीब मुसलमानों को जमीन बना के दीजिए और कितने विद्यालय बनाएंगे, कितने उच्च शिक्षा संस्थान बनाएंगे और उसमें मुस्लिमों को कैसे शिक्षा, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और संसद इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ना कि उसका विरोध होना चाहिए। अब इतने आप देखिए 70 साल करीब हो गए और कांग्रेस सरकारें रही, इतनी अन्य सरकारें रही, उन्होंने क्या इस पर काम किया? कुछ लोगों को केवल एक तुष्टीकरण की नीति के तहत लाभ दे दिया और वो उसका किराया खा रहे हैं, जमीनें गलत रूप से बेच रहे हैं और इतने अनैतिक जो है इसके ऊपर अधिकार दे दिया कि कई मुस्लिम और आपको बताएं मस्जिदों से भी मुकदमे विवाद चल रहे वक्फ बोर्ड के और वो लोग परेशान हैं। असीमित अधिकार 2013 में जो है असीमित शक्तियां दे दी जमीन को छीनने के। और कल को बताइए जो आम मुसलमान है उसका घर वक्फ बोर्ड कह देगा ये हमारा है, आपके पूर्वज हमें दान कर गए, और वो बेचारा जमीन कागज दिखाता फिर कोई पुश्ता नहीं रह रहा तो परेशान हो जाएगा और हो ही रहे लोग। तो इस प्रकार का जो कुछ लोगों को लाभ के लिए पिछली सरकार ने जो कानून बना दिया, अभी मुस्लिमों को ये बात समझनी चाहिए और अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो मैं
तो यही कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम वर्ग का ही हो रहा है वक्फ बोर्ड के आधार पर, और बहुत अनैतिकता हो रही है। जिस मुख्य उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाया गया था उस मुख्य उद्देश्य से भटक गया है। इसलिए आज संशोधन की आवश्यकता है ताकि वक्फ बोर्ड संशोधित होकर मुस्लिमों का कल्याण हो, शिक्षा और उनकी रोजगार की व्यवस्था हो। इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए संसद में। और इस तरीके से जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको विरोध में अपनी ये बात कहनी चाहिए कि देखिए, विरोध करना अभी मुफ्ती साहब सबका अधिकार, मगर संवैधानिक रूप से, उसमें कोई उपद्रव की आवश्यकता नहीं। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहिए कि भाई सरकार हमें बताए और सरकार भी इस चीज का प्रचार प्रसार करे, आश्वासन दे मुस्लिमों को कि देखिए हम जो है वो इतनी कानूनी बना के आपको देंगे संशोधन के बाद, और उस आश्वासन को लिखित रूप से दे जिससे मुस्लिम समुदाय भी प्रसन्न हो जाएगा और वो सारा विवाद खत्म होगा। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिलेगा इसका विरोध करना, व्यर्थ का विरोध जो है विपक्ष तो फायदा उठाएगा ही। अच्छा मोहन साहब, इसमें एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए सरकार इस पूरे बिल को आगे ला रही है ताकि जो संपत्तियां अवैध रूप से हैं या जिस पर कब्जाया हुआ है उसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाए, इसके पीछे इस बात को न मानना मुस्लिम समुदाय के लिए क्या वजह हो सकती है जो वो सरकार के इस बिल को पारित नहीं करने देना चाह रही? क्या जरा एक बार फिर जरा बताइए शॉर्ट जी। मुफ्ती साहब, यही जानना चाह रहा था, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय इस पूरे बिल को लेकर के वापसी की मांग कर रहा है और सरकार की अवहेलना कर रहा है जो उनके द्वारा इसके प्रस्ताव पर मंजूरी दी जानी है, इसके पीछे की वजह अगर मैं जानना चाहूं तो ऐसी कौन सी वो वजह होगी? आपने जैसा पहले भी बताया कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग होते हैं वो मुनाफे का फायदा उठाते हैं और मोटी रकम अपने पास रखते हैं, और ऐसे में गरीब जो मुस्लिम है वो वहीं तक रह जाता है और गरीबी में ही अपनी जीवन यापन को करता है। जैसे मैंने आपको पहले उसमें अपने बताया जी कि मैं उत्तराखंड राज्य में अभी मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष के हमने अभी लगभग 51 मदरसों को नवीन मान्यता दी जी, और 48 का हमने नवीनीकरण किया। ठीक है। तो अब जो मदरसे नियमित नहीं है उन पे सरकार ने कार्रवाई की, और कार्रवाई इसलिए नहीं है कि कोई बदले की भावना से है, बल्कि इसलिए है कि वो संवैधानिक तौर से जो उनका अधिकार है धार्मिक एजुकेशन दे सकते हैं, मगर हमने अपने मदरसों में धार्मिक एजुकेशन के साथ एनसीईआरटी को लागू किया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, ताकि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ सके, जिसे मैं वहां आके बताना चाह रहा हूं, जिसे इन्होंने कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप करके 60 साल में मेन स्ट्रीम से मुस्लिम को वोट बैंक बनाने की भावना से उन्हें एजुकेशन से दूर किया। आज उसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं कि आम मुसलमानों को जिनके लिए ये दान की गई है उन्हीं गरीबों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया, और इन्हें वो चंदा भी दे रहे हैं, इनके लिए वो बेचारे सड़कों पे आकर के अपने घर को छोड़ करके, अपनी मजदूरी को छोड़ करके वो एजुकेशन में भी शरीक हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया है कि तुम्हारा दीन खतरे में है, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, तुम्हारे जो कब्रिस्तान है उन पे कब्जा हो जाएगा। जैसे हमारे उत्तराखंड के अंदर जब यूसीसी आया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेके आए, तो मैंने कल आज भी मेरे सामने हमारे कुछ मदरसों के संचालक बड़े विद्वान बैठे हैं, मैंने उन लोगों के सामने ये कहा कि ये बताइए कि आप अगर निकाह हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, जिस लड़की से आपका निकाह हुआ है, शादी हुई है, क्या वो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, सरकार को पता नहीं चलना चाहिए? उस लड़की का भी संरक्षण है। और दूसरे आने वाले दिनों में जो स्कीमें बनेंगी, जो योजनाएं बनेंगी, उसमें भी आप शामिल होंगे। तो इन लोगों का ये पहला मंशा रहता है कि आजादी से लेकर आज तक, आजादी के बाद इन्हीं लोगों ने जो मुसलमानों के सरकर्दा लोग कहला रहे हैं, जब रिजर्वेशन की बात आई थी तो उसमें सरदार पटेल और जितने लोग थे या जो हिंदू नेता थे, उन हिंदू नेताओं ने मुसलमानों के गरीब तबका जो एससी एसटी में आता था उसे इग्नोर नहीं किया। ये तो इन्हीं सरकर्दा लोगों ने, जिनकी औलादें हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम मुसलमानों को कब उन्हें छोड़ोगे? आज भी मैं मुसलमानों से इसलिए कहना चाहता हूं, अगर कुछ समझदार हो तो वो समझे इस बात को कि तुम्हें सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। वक्त संपत्ति पर सरकार कब्जा नहीं कर सकती।
सरकार को जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार उसमें संशोधन करके उसको उपयोगी बनाएगी हमारे गरीब बच्चों के लिए। आज सरकार के ऊपर विश्वास करिए, आज 11 साल हो गए प्रधानमंत्री को, किसकी नागरिकता गई है? इन्होंने हमेशा हर मौके पर मुसलमानों को बरगलाने का काम किया। तो इसलिए मैं आज भी ये बात कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों, आप समझिए इस बात को, और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अवेयरनेस लाने के लिए मुसलमानों में, हम इसीलिए उत्तराखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम बार बार नाम लेते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ाने लागू करा के कहा कि ये बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते। तो आज जो इन्होंने अनियमितता की जो आदत डाली है, अनडिसिप्लिन की जो आदत डाली है, तो वो वैसे ही नहीं डाली है, वो इसलिए डाली है कि ये वोट बैंक बने रहे और तुम्हारी लीडरशिप बढ़िया चलती रहे, तुम्हारे घर बढ़िया चलते रहे। तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल मुफ्ती समून आवाम से, अवाम से मुसलमानों की अपील करना चाहता हूं। बिल्कुल ये बात मान सकते हैं कि जिस तरह से आवाज बुलंद करने की आपके द्वारा बात कही गई है, या फिर जो मुस्लिम समुदाय के आका बने होते हैं और उनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के बाकी जो निचले लोग हैं उनको भ्रामक स्थिति पैदा की जाती है, उनके अंदर हिंसा की भावनाओं को पनपाया जाता है और इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन इसी सवाल के साथ में एक बार स्वागत करूंगा हमारे साथ इस पूरे पैनल पे मेहताब उस्मानी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है उस्मान जी। और शायद आप भी डिबेट सुन पा रहे होंगे, और अभी फिलहाल में मुफ्ती समून कासमी जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि हां, देशव्यापी आंदोलन जिस तरह से पूरे देश भर में देखा जा रहा है वक्फ बिल की वापसी को लेकर के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम संगठन और ऐसे में विपक्षी कई पार्टियां भी उनके साथ प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इसको गैर नाजायज माना गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इसमें कुछ चंद लोग ही ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि मुख्य अधिकारी या अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं इन बोर्ड में और एक मोटी रकम अपने पास रखते हैं, और जब उनको इसका खतरा लगने लगता है कि सरकार की निगाहें उन तक पहुंच गई हैं, तो आम मुस्लिम जनता को भ्रामक स्थिति पैदा की जाती है और इस तरह उन्हें सड़कों पर खड़ा कर दिया जाता है, जो आज प्रदर्शन देखा जा रहा है। क्या सहमत हो सकते हैं आप भी इस चर्चा को लेकर? देखिए, पहली बात तो जो अभी मौलाना है, ये जो भी है, ये अभी बात कर रहे थे, इनको पता है क्या संशोधन हो रहा है वक्फ बिल में? अभी किसी को नहीं पता कि क्या संशोधन हो रहा है। ठीक है, जो वहां से अब जो 4 तारीख को, शायद 4 अप्रैल को संसद में पेश होगा वो जी, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है उसमें गड़बड़। अब जाहिर सी बात है, जब गड़बड़ है तो हमारा फर्ज बनता है हम उसके खिलाफ खड़े हैं और उसको रुकवाएं। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि वो सरकार के, जैसी सरकार बदलती है उसके अधीन हो जाते हैं। अधीन होने का मतलब होता है कि जैसे सरकार कहेगी हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, किसी गलत का आप विरोध नहीं करेंगे, तो वही इनका काम है। आपको पता है क्या संशोधन हो रहा है? अगर पता है तो आप मुझे बताइए, यहाँ इसके पे मीडिया में बताइए कि क्या संशोधन हो रहा है, क्यों हम खिलाफ बैठे हैं, ये पता है उसके, क्यों हम उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं पता है। आप अपनी तरफ मुझे जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए जी मुफ्ती समून जी, जवाब चाहते हैं। आपने ये तो कह दिया विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है इसका कारण पता है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विरोध को छोड़ दीजिए आप और मैं दोनों, आप भी जानकार हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या वक्फ संपत्ति पर इन्होंने अब तक हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज क्यों नहीं बनाए? कौन था उसके जिम्मेदार? और क्या आप ये इनकार कर सकते हैं कि जितने लोग ये बोल रहे हैं ये बड़ी बड़े इनके ऑफिस नहीं है? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, जो मेरी पर्सनल संपत्ति है, अगर मैं मस्जिद को देता हूँ तो क्या उसे वक्फ करना जरूरी नहीं है? तो मैं अपनी पर्सनल संपत्ति भी तो वक्फ कर रहा हूँ ना। उससे कौन इनकार कर रहा है? मैं आपको कौन इनकार कर रहा हूँ? उसमें कहाँ से उसमें सारी संपत्ति हर बाहर की नहीं, कुछ संपत्ति हमारी पर्सनल भी है जो हमने वक्फ कर रखी है, ऐसा नहीं है। तो सरकार का हस्तक्षेप क्या? जब मैंने जानकारी, मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे, आप जिस दिन समझ जाएंगे मेरे भाई, आप भी आप न्यूट्रल होकर बात करें। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं पक्ष की बात ही आप ये बताइए, वक्फ संपत्ति को दान करने का अधिकार कहाँ छीन लिया आपसे? बताइए। आप ये बताइए, क्या संशोधन हुआ बिल में, आपको पता है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सुन लीजिए सर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसमें अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी अमेंडमेंट? अब अभी मुझसे पहले शुक्ला जी एक बात कह रहे थे, अब वो देखिए वो है क्या था कि वक्फ इन्होंने, कांग्रेस ने खुश करने के लिए अपने कार्यकाल के अंदर, ताकि मुसलमान उनसे जुड़ा रहे, वोट बैंक बना रहे, एक जो इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया था, जिसकी बिना पर लोगों ने
उसका बहुत जो लोगों में भ्रम पैदा हुआ वो क्या है, वो बताऊं उस्मानी साहब आपको मैं, वो ये है कि एक तो ये है कि जिसे वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि ये संपत्ति हमारी है, तो वहां अब वो जो आदमी है जिसकी संपत्ति, जैसे आपके घर को कह दिया कि ये संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड को कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये तो सही सवाल है। किसी को तुष्टिकरण कहते हैं। बात को भी आपकी, अगर संपत्ति मेरी है तो मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो मैं दिखा दूंगा वक्फ को कि मेरी संपत्ति है। और कई मुस्लिम के पास में आप ये बताइए प्रॉब्लम क्या है? आपकी संपत्ति उनकी ले लिया, कहा कि आपके ऊपर देख रहे थे, वो बेचारे घूम रहे हैं। और दूसरा आपको एक और पॉइंट बताऊं, आगे बताइए आप किस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे सारी चीजों का संरक्षण करता है कि नहीं करता है? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला कलेक्टर होता है वो सारी रेवेन्यू से लेकर के मजिस्ट्रेट की उसकी जिम्मेदारी होती है। वो मजिस्ट्रेट भी है और अफसर भी है। आप ये देखिएगा, इसीलिए उसे कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट। तो आप ये देखिएगा, जिसे आप ये कह रहे हैं कि वो संविधान के अनुसार काम करता है, सरकार की उतनी बात मानता है जो संविधान के खिलाफ नहीं होती। अगर संविधान की मर्यादाओं से आगे जाती है तो वो हाथ खड़ा करता, कहता मैं संविधान से बंधा हुआ हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर कलेक्टर आ जाएगा तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। चलिए, आप कह रहे हैं कलेक्टर आ जाएगा, कल को जितनी मस्जिद मदरसे और मज़ारों की जमीनें हैं, कल को सरकार इन पे दावा करती है सरकार की जमीन है, तो आप लड़ेंगे वो केस क्या है हमारी है? कौन उसको उस दावे को पेश करेगा? आप मुझे बताइए, वक्त खत्म कर दीजिए आप। मैं सुन लीजिए, कोई बात सुन लीजिए सर, आपने वक्त को खत्म कर दिया मान लीजिए, तो आप ये बताइए जितनी वक्त संपत्ति पड़ी है देश में, इसकी देख रेख रख रखाव कौन करेगा? और अगर कोई इस पे दावा करता है कि ये संपत्ति मेरी है, ये वक्फ की नहीं है, तो आप कैसे उसको प्रूव करेंगे कि मौलाना साहब की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है। अब आप ये बताइए, आपका अपना घर है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ये तो भाई यूजर की बात आ रही है, वो यही तो आ रही है कि भाई हमारी बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, वो पुराने 300 साल पुरानी है, ये 400 साल पुरानी है, ये 100 साल पुरानी है। यही तो एक चीज आ रही है कि भाई उनसे वो मांगेंगे तो वो तो हमारे जो आसारे कदीमा हैं वो भी उनका संरक्षण करता है, जो ऐसी इमारतें हमारी। देखिए मेहताब उस्मानी जी, मुफ्ती समन जी आपको थोड़ा सा रोकेंगे, मुफ्ती समन जी आपको थोड़ा सा रोकेंगे, मुफ्ती समन जी आपको थोड़ा सा रोकेंगे और उस्मानी जी का रुख कर लेते हैं। 500 साल पुराना है इतिहास संभल का, आज उसको कहते हैं कि ये संपत्ति किसी और के है, यहाँ कुछ और बना हुआ। तो ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, बहुत सारे उस्मानी जी मुद्दे हैं, बड़ा मुद्दा फिलहाल बता रहा हूँ। नहीं, अरे वो भाई जरा मुझे इनका जवाब देने चाहिए जी, जल्दी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही चीज है, आपके लिए कोर्ट पड़ा हुआ है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। हर चीज के लिए छोटे से छोटे मामले के लिए मैं अपने घर को प्रूफ करने के लिए कोर्ट जाऊं, आपके पास डॉक्यूमेंट तो आप वक्फ को दिखा दीजिए कि मेरी संपत्ति है। आप वक्फ से क्यों कह रहे हैं कि आप दिखाइए कोर्ट में जाके कागज? किसी को भी असीमित शक्तियां नहीं देनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी राक्षस बन जाएगा। हजारों संपत्ति ऐसी हैं, सरकार अपना दावा करेगी तो उसको डॉक्यूमेंट्स के लिए हम कोर्ट के चक्कर काटेंगे। अभी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मुझे ये बताइए कि 60 साल जो ये वक्फ प्रॉपर्टी थी, इसकी देखरेख कौन कर रहा था? भाजपा कर रही थी, आरएसएस कर रही थी। यही उनका पहलू है और यही आप उसमें भ्रमित हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि तुष्टीकरण इसी को कहते हैं, अफीसमेंट इसी को कहते हैं कि उन्होंने दिया कुछ नहीं, सिर्फ आपको डराया। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोगों ने सीए के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, आज किसकी नागरिकता गई बताइए आप? एनआरसी और सीए के ऊपर जो मुसलमानों को सड़कों पे लाके बिठाया, आप बताइए। तो इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि फिर वही चीज कही जा रही है, जो चीज नहीं है उसका अनुमान क्यों लगा रहे हैं आप डेमोक्रेसी में अपनी बात को रख सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम उसके ऊपर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। अरे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एजुकेशन से उस सरकार को बदला है। यहां से आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साधारण घर के अंदर पैदा हुए हैं, मैं आज आपको बता दूं, और संविधान की वजह से वो आज प्रधानमंत्री हैं। वो संविधान के अनुरूप ही सारे कार्य होंगे। ये मुसलमानों को मुफ्ती समन जी थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ कहना था उनको। मोहित जी। जी देखिए, मुझे मुफ्ती साहब की आवाज सुनाई पड़ रही थी, नए स्कॉलर जो जुड़े थे उनकी आवाज नहीं मुझे सुनाई पड़ी, मगर जो भी उनकी शंकाएं हों
और जो भी वो कहना मुफ्ती साहब की बात में जो सुनाई थी उससे मैंने अंदाजा लगाया, तो वो शंकाओं का सबका उत्तर है। और आपको मैं स्पष्ट सभी मुस्लिम भाइयों को बताऊं कि ये बहुत अच्छा संशोधन है। इसमें महिलाओं को भी स्थान मिल रहा है, जो संप्रदाय वंचित रह गए थे मुस्लिमों के, और उनको भी इसमें स्थान मिल रहा है। तो ये इतना अच्छा संशोधन हो रहा है, और गरीब बोहरा और आगा स्थानीय जो वंचित थे उनको भी इसमें स्थान मिलेगा। सब मुसलमानों का भला होगा, सबकी शिक्षा बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। और आपको हम बताएं, कई मुस्लिम ऐसे हैं कि जिनको जो अभी जैसे मुफ्ती से आपने कहा कि कई मस्जिदें हैं 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, तब उनको क्या होता, कागज है नहीं, तो वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है। अब वो बेचारे घूमते इधर उधर, वो कमेटी वाले कहाँ से कागज लाए, कहाँ दिखाएं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कागज नहीं दिखाना है। ये भस्मासुर नाम का एक दैत्य था। मैं मुफ्ती साहब को एक पौराणिक कथा बता रहा हूँ कि वहां पर भगवान शिव की उसने आराधना करी और उसने कहा कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिस पर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और उसके बाद क्या हुआ कि वो भगवान शिव पर ही हाथ रखने दौड़ा। तब जो है विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके और उसको नृत्य किया, और जैसे जैसे उन्होंने अपना हाथ घुमाया वैसे कृष्ण को और हाथ सर पे रख के नृत्य करने लगे, वो भी करने लगा, स्वयं भस्म हो गया। इसी प्रकार से जो है भस्मासुर नामक दैत्य जो है वक्फ को बना दिया पिछली सरकारों ने कि ये मुस्लिमों की ही संपत्ति भस्म करने लगा है, अब मुस्लिमों का ही अधिकार छीन रहा है। इसलिए उसमें संशोधन होगा, नहीं तो सारे मुस्लिम और पूरा देश परेशान हो जाएगा। ठीक है, देश परेशान हो जाएगा। समय भाव है मोहित जी, समय भाव है, थोड़ा सा सुशील कुमार पाठक जी का भी रुख कर लेते हैं। कम समय में, सीमित समय में बात चाहेंगे। सुशील जी, जिस तरह की देश की स्थितियां देखी जा रही हैं, एक बड़े मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन हर जगह किए जा रहे हैं, क्या इसको जायज साबित किया जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है और इस तरह का विरोधाभास करना, क्या वाकई में ये लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के क्या ये उचित हो सकता है मुस्लिम समुदाय के लिए? शुभम जी, बिल्कुल गलत है, और इस तरह के प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और इस तरह की धमकी देने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आपको संशोधन बिल आने के बाद कुछ लगता है तो आपको न्यायालय का दरवाजा खुला है, आप बाहर जाइए। और इस तरह की धमकी तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, ये भारत सरकार के संविधान के तहत चुने हुए लोकतंत्र संसद के अधीन आता है। और इस तरह की आतंकवादी धमकी देना कि शहीद बाग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह से प्रदर्शन करना ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो पहले आने दीजिए, आने के बाद पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप न्यायपालिका में जाइए और न्यायपालिका में उसको चुनौती दीजिए। बिल्कुल, यानी ये सटीक कहा जा सकता है सुशील जी, ये कहा जा सकता है कि सटीकता के साथ में ये इस तरह का प्रदर्शन या जिस तरह की ये धमकियां दी जा रही हैं, ये शायद गैर उचेतन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए मेहताब उस्मानी जी, पंडित सुशील कुमार पाठक जी, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी और मुफ्ती समून कासमी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। और विचारों का मंथन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। आसपास की खबरों के लिए देखते रहें TV 100।